नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर मंगलवार को अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 5 सितंबर की शाम 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक के बाद खड़गे के घर पर ही डिनर का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा 31 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी गई थी। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इस बार भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं इस बीच पीटीआई को दिए स्पेशल इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और हमारे राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि आतंकी अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए डार्कनेट, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इन गतिविधियों के खिलाफ साइबर स्पेस ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि फर्जी और झूठी खबरें फ्यूल का काम कर रही हैं और इस समाज में अशांति फैलाती हैं। न्यूज़ सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी भी इनकी वजह से कम हो रही है। एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी अब मणिपुर सरकार को राज्य में शांति बहाल करने में मदद करेंगे। राज्य में पिछले 3 महीनों से जातीय संघर्ष के कारण हुई हिंसक झड़पों में अब तक 170 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने साल 2015 में म्यांमार में भारत के सर्जिकल हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मणिपुर सरकार ने 24 अगस्त को रिटायर्ड कर्नल नेक्टर संजेनबम को 5 साल के कार्यकाल के लिए मणिपुर पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधीक्षक नियुक्त किया है। बता दें कि यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार और केंद्र पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में मैतेई बहुल घाटी क्षेत्रों और कुकी बहुल पहाड़ियों के बीच सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी और विस्फोटकों की घटनाओं में कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में एसटी का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में बीती 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था, जिसके बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई, जिसमें अब तक 170 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से मराठा मोर्चा और संगठनों से जुड़े लोगों में गुस्सा है, जिसके कारण अब अलग अलग शहरों में इसका विरोध दिखने लगा है। आज 3 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे से मुंबई में भी मराठा संगठन से जुड़े लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन मुंबई के दादर इलाके में स्थित प्लाजा सिनेमा के चौक पर हो रहा है। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा सकता है। हालांकि यह केवल धरना है। मराठा संगठन के लोगों ने बताया कि वह शांतिपूर्वक तरीके से धरना करेंगे। मराठा संगठन के लोगों ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि वह पिछले 30 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन करते आए हैं। हर बार अनशन होता आ रहा है, लेकिन आज तक एक बार भी आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि हम शांति से यह आंदोलन करते आए हैं, लेकिन राजनीतिक खेलों के कारण हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हमारे गाँव में मौजूद लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने गाड़ियों को नहीं जलाया। आंदोलनकारियों ने बताया कि कुछ दिनों बाद एक सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा था और हम सब अनशन पर बैठे थे। इसी कारण से पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए हम पर अटैक किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा या माफी नहीं मांगेंगे, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हम मंत्रालय तो क्या देवेंद्र फडणवीस के घर तक मोर्चा लेकर पहुंच जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में इसकी व्यवहार्यता जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस बीच आज रविवार 3 सितंबर को कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कानून सचिव नितिन चंद्रा
विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों ने कोविंद को बताया कि समिति के सामने एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के मामले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जहां पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस कमेटी को कर्मकांडीय बताया। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा मानना है कि एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बहुदलीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। ओवैसी ने आज रविवार 3 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कॉपी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह उस समिति की नियुक्ति की अधिसूचना है जो वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को देखेगी। साफ है कि यह बस एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इस पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। ओवैसी ने आगे लिखा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के कारण मोदी को गैस के दाम कम करने पड़े। वह एक ऐसा परिदृश्य चाहते हैं जहां अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो अगले 5 साल बिना किसी जवाबदेही के जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में बिताएं। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को एक सरकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद का दर्जा कम कर दिया है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद का नाम लिए बिना ओवैसी ने लिखा कि एक पूर्व राज्यसभा विपक्ष के नेता को समिति में क्यों शामिल किया गया है। उन्होंने लिखा कि समिति के अन्य सदस्य सरकार समर्थक स्पष्ट विचार रखते हैं, जो कि उनकी बार बार की गई सार्वजनिक टिप्पणियों से स्पष्ट है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव के कार्यान्वयन से पहले भारत के संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों और कई वैधानिक कानूनों में संशोधन करना होगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। स्टालिन के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने आज रविवार 3 सितंबर को कहा कि 2 दिन से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इंडिया के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बजट पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों, आदिवासियों और दलितों और पिछड़ों का है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी जीतेंगे तो सनातन राज करेगा। इसके साथ इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक हैं। राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर तैयबा से की थी। सनातन धर्म पर टिप्पणी कर तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बुरे फंस गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान देने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 153A, 295, 504 और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।